हेलो, अभी तक हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आपकी बोर्ड सीरीज में अपडेटेड है। चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ लॉ में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्लियर है। तो आप देख सकते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यहाँ पर क्या है, और इनके ऊपर अभी हम आने वाले वीडियोस में न्यूमेरिकल्स वगैरह कवर करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, देखिए किरचॉफ लॉ में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसे आप जंक्शन रूल के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। स्टेट दैट फॉर अ गिवन जंक्शन और नोड, किसी जंक्शन या नोड के लिए किसी सर्किट के अंदर द सम ऑफ द करंट एंटरिंग विल बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग। मतलब जितना भी करंट इस जंक्शन पे आने वाला है, कुछ उतना ही करंट यहाँ पर आपका लीव भी करेगा। तो आपके पास में अगर एक सर्किट आप यहाँ पर मतलब एक जंक्शन यहाँ पर बना लें, तो जंक्शन है या नोड क्या है, ये वो पॉइंट यहाँ पर आप मान सकते हैं जहां पर सारे वायर्स आगे कनेक्ट होते हैं। तो ये जंक्शन था या नोड है, इसमें यहाँ पर कुछ करंट आया, मान लेते हैं एक I1, एक I2 और एक आपका I3, और इससे कुछ करंट चला गया I4 और कितना I5। तो ये सम ऑफ द करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग। तो इस जंक्शन या नोड पर एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट हमेशा ही किसके बराबर आने वाला है, जीरो के बराबर यहाँ पे आएगा। तो करंट के एल्जेब्रिक सम को जीरो करना है, तो ये बोल रहे हैं कि इनकमिंग करंट जो यहाँ पे आ रहा हो, देखो इसकी तरफ आते हुए करंट को आपको यहाँ पर पॉजिटिव मानना है। तो इनकमिंग करंट को लिख दें I1 प्लस I2 प्लस आपका कितना I3, और आउटगोइंग करंट को आप यहाँ पर कितने लिखते हैं I4 माइनस का आपका I5 नेगेटिव ले लें, और इक्वल टू में किसके बराबर डाल दें, जीरो के। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस आपका I3 इक्वल टू किसके बराबर है, I4 प्लस I5। दैट इज इनकमिंग करंट जो जंक्शन पे आ रहा था। जंक्शन और नोड वो पॉइंट जहां वायर्स को आपने कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं सारे पॉइंट्स को एक लाके जोड़ा, तो यहाँ पर इसे नोड भी बोलते हैं और जंक्शन भी यहाँ पर बोलते हैं। तो इनकमिंग करंट ये रहा इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट हमेशा आउटगोइंग करंट के यहाँ पर बराबर है। तो कन्वेंशनली इनकमिंग को पॉजिटिव और आउटगोइंग को नेगेटिव, तो उसका पूरा एल्जेब्रिक सम इक्वल टू यहाँ पर जीरो है। अब एक बात यहाँ समझने की है कि मान लेते हैं जितना भी करंट आया उतना करंट यहाँ से चला गया। इसका यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज पे यहाँ पर ये बेस्ड है। तो आप ऐसा मान लो कि अगर मैं ऐसा बोलूं सिंपल समझने के लिए कि यहाँ से दोनों वायर से मिला करके 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, मान लेते हैं करंट के अपोजिट ही चलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो मान लो ऐसे 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे हैं जंक्शन पे, वो यहाँ इकट्ठा तो होने वाले हैं नहीं, तो ना तो किसी तरीके से कोई चार्ज जंक्शन पे यहाँ पर क्रिएट होता है और ना ही यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक्यूमुलेट होता है। तो ना तो कोई चार्ज यहाँ बनेगा और ना इकट्ठा होने वाला है। तो जितना भी चार्ज यहाँ आएगा उतना ही चला जाएगा डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंसेस ऑफ द वायर। तो मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे आए। अब ये 100 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आए इकट्ठा तो होंगे नहीं, तो कभी कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, मान लो इसमें चले गए 20, इसमें चले गए 30 और इसमें चले गए 50, मिला के वापस से 100। तो जितना चार्ज आया उतना चार्ज यहाँ से चला गया डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस। मतलब जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर कम है उसमें करंट ज्यादा होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट यहाँ पर कम यहाँ रहने वाला है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कम यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। तो हम बोल सकते हैं यस ये बेस्ड यहाँ पर क्या है, तो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये बेस्ड है यहाँ पर किसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है कि चार्ज कंजर्व्ड है, किसी भी जंक्शन पर नेट चार्ज देयर इज नो एक्यूमुलेशन और ना कोई क्रिएशन चार्ज का है। तो जितना भी चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड लॉ आप देख सकते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ में केवीएल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी एक क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप का जो भी सम यहाँ पर है वो हमेशा किसके बराबर डाल देना है, जीरो के बराबर। मतलब किसी एक क्लोज लूप में जब आप एक एंड से दूसरे एंड तक चलते हैं, तो सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इन अ क्लोज लूप मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। तो समझने की कोशिश करते हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम रफली यहाँ पर एक सर्किट बना लेते हैं, मान लें कि हमने एक सेल और एक यहाँ पर E1, इसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है। ऐसे इसमें और भी कुछ कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ये आपका E2 और ये आपके पास में यहाँ पर R2, तो ये वाला आपका E3 और R3, और E4 और ये आपके पास में कितना आया R4। तो एक सर्किट यहाँ पर आपने कंप्लीट किया। मान लेते हैं इस सर्किट में आपको यहाँ से चलना है A B, कुछ नाम रख लेते हैं C और D।
तो अगर आपको केवीएल यहाँ पर अप्लाई करना है तो एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड तक यहाँ पहुंचना है। मान लो आपने ए से स्टार्ट किया तो सबसे पहले बोलेंगे आपको एक क्लोज सर्किट में चलना है, तो एक बंद सर्किट में चले तो इसमें जितने भी डिवाइस आने वाले हैं उनके ऊपर पोटेंशियल का ड्रॉप बनाए, मतलब जितने जितने एलिमेंट आ रहे हैं E1 है, R1 है, और आपके पास में रजिस्टर है, यहाँ पर हो सकता है EMF मतलब एक सेल लगा रखे हैं, इंडक्टर है, कैपेसिटर, बट जनरल अगर हम इस्तेमाल करें तो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स के अबाउट पोटेंशियल की ड्रॉप बनाए, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करें और उठा के किसके बराबर डाल देना है, 0 के बराबर। तो आपको इसके लिए करना है यहाँ पर ये सबसे पहला पॉइंट ये कि एक क्लोज लूप में यहाँ पर आपको चलना है। तो चलना है यहाँ पर कैसे, तो एक लूप सेलेक्ट कर लिया। तो लूप यहाँ कैसे ले सकते हैं कि मान लो A B C D और A, मतलब आप A से स्टार्ट करें, B गए, C गए, D गए और वापस A पे यहाँ पर आ जाए। हो सकता है आप जरूरी नहीं है A से स्टार्ट करें, आप D से स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखें तो ये लिख सकते हैं D A B C और यहाँ पर कितना D। तो ये जरूरी नहीं है A से स्टार्ट करें और यहाँ क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, डी से भी शुरू कर सकते हैं, सी से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे भी यहाँ पर चल सकते हैं। तो ये अपना डिसीजन है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और सर्किट में या लूप में यहाँ मूव कैसे करना है। पर जब हम यहाँ से चल रहे हो, मान लो हम यहाँ से चलते A B C D और A, तो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे ये आपका सेल आ रहा है, रजिस्टर है, फिर उसके बाद में ये सेल, रजिस्टर, इन सारे एलिमेंट्स की पोटेंशियल को उठा के किसके बराबर डाल देना है, 0 के बराबर डालना है। तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इन अ क्लोज लूप, किसी एक बंद रास्ते में जितने भी एलिमेंट है मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू यहाँ पर 0। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये पूछा जा सकता है किस पे बेस्ड है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे यहाँ पर बेस्ड है। अब यहाँ देखो एक ही लूप गिवन है, अब इसमें एक ही जैसे ही करंट चलने वाला है क्योंकि सर्किट यहाँ पर एक है। तो हमें अगर पहले से किसी सर्किट में जरूरी पॉइंट क्या है, अगर पहले ही किसी सर्किट में आपको करंट यहाँ पर गिवन हो तो जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू करें। और अगर मान लो किसी सर्किट में करंट गिवन नहीं है तो आप यहाँ से करंट को स्टार्ट कर लें, और करंट स्टार्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं हमने तो इसमें तो एक ही करंट चलने वाला है, तो किसी एक सेल से हमने करंट की वैल्यू को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ जब हमने करंट को स्टार्ट कर दिया तो करंट यहाँ से ऐसा चलना शुरू हुआ। अब सॉल्व करने पे इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये डिसाइड कर लेगा कि मान लेते हैं हमने जो करंट की डायरेक्शन ली वो मान लो अभी यहाँ पर आपने ले रखी है एंटी क्लॉकवाइज। अब हो सकता था आप यहाँ पर इसको सॉल्व करें और इसके सॉल्व होने पे इसका आंसर आए नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन हमने सेलेक्ट करी है शायद उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा होगा। ये सर्किट में करंट गिवन है तो अच्छी बात है, मतलब आप उसको वही का वही यूज कर लें। नहीं गिवन है तो एक सेल से स्टार्ट कर लें, करंट को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, चला दें। अगर उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आती है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो सही डायरेक्शन आपने लेट कर ली, और अगर मान लेते हैं कि वो नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है, समझ जाएंगे कि उसकी डायरेक्शन जैसी हमने ली है शायद वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ चलना चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास में ऐसा हो कि करंट को डिवाइड करना पड़ रहा हो तो डिवाइड करने के लिए जैसे यहाँ से आई करंट आया तो डिवाइड करना पड़ रहा है, मान लो यहाँ चला गया I1 और यहाँ कितना चला गया I2, तो कोशिश करें कि कम से कम वेरिएबल यहाँ पर रखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल यहाँ पर प्लेस करेंगे तो इक्वेशन उतनी ज्यादा बनेगी, और ज्यादा इक्वेशन बनेगी तो हमें ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन को बनाना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ से आप आई करंट आ रहे हैं तो आई करंट यहाँ पहुंचा तो कोशिश करें कि भाई ये लिख दिया जैसे अपने I1, तो इधर क्या लिख लें यहाँ पर I माइनस I1। तो हमें यहाँ पर जब भी करंट को डिवाइड करना पड़ रहा है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें कम से कम वेरिएबल लेने की यहाँ पर जरूरत है। हाँ ठीक है, अगर वो पहले से I1 और I2 लिखा है तो चला देंगे और फिर I को I1 प्लस I2 के बराबर एक इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर नहीं तो अगर खुद डिवाइड करें तो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम से कम, जैसे ये I1 तो ये I माइनस I1 यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो कम से कम वेरिएबल में डिवाइड करने की यहाँ पर कोशिश करें। अब इस समय पर हमें अगर एक लूप हमने सेलेक्ट किया और हमें इसमें चलना है तो हमने लूप सेलेक्ट किया समझने के लिए A B C D और यहाँ पर A, और इस लूप के अंदर जब हम चल रहे हैं तो ये आपने डिसाइड करा आपको चलना कैसे। देखिए जब आप A से B पर यहाँ पर जा रहे हैं तो दो एलिमेंट आ रहे हैं और इनके ऊपर अगर आपको यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है तो उनके कुछ यहाँ कन्वेंशन है। अब कन्वेंशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन हम लेके चल रहे हैं जिसमें कि अगर आपके पास में यहाँ पर एक रजिस्टर हो और आप ऐसा मान लो, ये तो साइन कन्वेंशन है, वैल्यूज पोटेंशियल कैसे लिखनी है। मान लो आप जा रहे हो A से B और आपने ऐसा सिलेक्शन किया कि करंट भी मान लो जा रहा है A से B, मतलब हम किसी रजिस्टर के ऊपर से चले, जैसे यहाँ से ऐसे चल रहे हैं तो आप ऐसे जा रहे हैं A से B और रेजिस्टेंस जो है उसमें करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है वो A से B, तो पोटेंशियल को आप यहाँ पर कैसे लिखने वाले हैं, तो A से B जाते हुए पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, तो करंट के साथ अगर आप यहाँ पर चल रहे हो तो माइनस लगा दीजिए, माइनस का I इंटू R। तो ये लिखा माइनस साइन कन्वेंशन है और ये लिखा I इंटू R।
तो यहाँ करंट के साथ चले तो माइनस आई आर रजिस्टर पे। और अगर मान लो कि यहाँ पर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो मान लो करंट तो जा रहा है आपका ए से बी और हम आ रहे हैं बी से ए, है ना। हमने ऐसा सेलेक्ट कर लिया कि हम लूप में आ रहे हैं बी से ए और करंट जा रहा है ए से बी। तो आप करंट के कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने लूप ऐसा सेलेक्ट करा कि आप पहुंचे बी से ए और करंट आ रहा था ए से बी, तो आपने लिखा प्लस का आई आर। मतलब करंट के साथ गए तो नेगेटिव और करंट के अपोजिट आए तो पॉजिटिव। तो करंट के साथ चले तो माइनस लेना है और करंट के अपोजिट यहाँ पर प्लस लेना है। अब सेल की अगर बात कर लेंगे, सेल में भी अगर हमें यहाँ पर ये कुछ ऐसा लिखना हो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सेल के लिए। तो सेल में यहाँ इसका ईएमएफ ई है, ये प्लस है, और ऐसे मान लो क्रॉस करा, ये ए हो गया, ये बी यहाँ पर हो गया। तो क्रॉस करने पर यहाँ पर सेल में क्या चीज है? अब करंट कैसे आ रहा है इससे सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो बस ये देखना है क्रॉस करने के बाद कौन सा यहाँ पर साइन आया। तो क्रॉस करने के बाद में अगर माइनस आ रहा है तो ईएमएफ को यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का, मतलब पोटेंशियल को आप लिखेंगे क्रॉस करने के बाद। देखो इसको क्रॉस करने पे नेगेटिव आया तो इसको कैसे लिखना है पोटेंशियल को? V इक्वल टू माइनस का E। तो क्रॉस करने के बाद जो साइन आया वो साइन आप यहाँ पर इस्तेमाल करें माइनस का E। इसमें करंट की डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, बट रेजिस्टेंसेस में करंट के साथ थे तो नेगेटिव और करंट के अपोजिट थे तो पॉजिटिव। और ऐसे ही सेल के अंदर मान लो आप यहाँ से जा रहे हैं, इधर तो गए थे A से B, और इस समय मान लेते हैं अगर हम सेल के अंदर आते B से A, करंट कैसे ही चलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर यहाँ से क्रॉस करने के बाद प्लस आया तो यहाँ पर आप B से A चलते तो आप यहाँ लिख देते प्लस का E। तो क्रॉस करने के बाद माइनस तो माइनस ही, और क्रॉस करने के बाद प्लस तो आपका यहाँ पर प्लस ही। अब आपने बोला कि भाई यहाँ करंट के साथ जा रहा हूँ तो माइनस लगा रहा हूँ। अब इसमें पूरा कन्वेंशन चेंज करना है तो ये पूरे चेंज कर लीजिए। मतलब अगर आप साथ में पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट में यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं, तो क्रॉस करने के बाद में पॉजिटिव और क्रॉस करने के बाद नेगेटिव। हमने जर्नल साइन कन्वेंशन यहाँ लिए कि करंट के साथ चल रहे हैं तो माइनस लेना है, करंट के अपोजिट आ गए तो प्लस लेना है रजिस्टर के ऊपर, और सेल में क्रॉस करने के बाद जो भी साइन यहाँ आ रहा है माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। ये इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे पैटर्न पे यहाँ अप्लाई करेंगे एक बार, और फिर चेक कर लेते हैं कि पोटेंशियल को किस तरीके से रखा, वैल्यू को उठाए किसके बराबर यहाँ पर रखना है। तो पूरे पोटेंशियल को 0 के बराबर डालना है। तो आपने लूप सेलेक्ट करा A से B, जब आप A से B यहाँ पर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास में सेल आया। अब सेल की ईएमएफ यहाँ पर कितनी है? माइनस की E1। तो ये लिख दिया, देखिए यहाँ पर आपने माइनस E1। क्रॉस करने के बाद जो साइन आया मैंने वो ले लिया, तो ये माइनस का E1। उसके बाद करंट उधर जा रहा था, हम आ रहे हैं आपका यहाँ पर, देखिए आप जा रहे हैं A से B और करंट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट के अपोजिट चलते हैं तो रजिस्टर पे क्या लेंगे? प्लस का आई आर। तो ये लिख दिया प्लस का I और यहाँ पर लिख दिया R1। तो ये प्लस का IR1 रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट यहाँ पर, तो प्लस का IR1। इसके बाद क्रॉस करने में सेल आया, तो सेल में क्रॉस करने के बाद देखिए ऐसे क्रॉस के बाद कौन सा साइन आया? प्लस। तो ये हो गया प्लस का E4, और इसमें करंट आ रहा है ऊपर और हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे। तो क्या लिखना है? प्लस का IR4। और उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाइए, तो करंट आ रहा है आपका राइट में, हम जा रहे हैं देखो C से D, C से D। यहाँ देखो आपने ऐसे लिया C से D, तो करंट के अपोजिट है तो प्लस का IR3। क्रॉस करने के बाद में माइनस है तो माइनस का E3। फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस का IR4, और फिर यहाँ पर प्लस का E2। क्रॉस करने के बाद में देख सकते हैं इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर 0। The sum of potential drop across all the devices in a closed loop must always be equal to 0, as it is based on law of conservation of energy के वर्क डन किसी एक क्लोज लूप में सारे एलिमेंट्स के अबाउट हमेशा 0 ही यहाँ पर आने वाला है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास में है, नया जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आप देख सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक अरेंजमेंट है, 4 रेजिस्टेंसेस का आपको दिख रहा होगा P, Q, R और S। यहाँ पर चारों रेजिस्टेंसेस को आपने यहाँ ऐसे अटैच किया, यूज टू फाइंड दी वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस, जिसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक को क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस। मतलब वन ऑफ द रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड दीज रेजिस्टेंस में आप बोल सकते हैं एक रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं क्विकली एंड एक्यूरेटली रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस के यहाँ पर बेसिस पर। तो P, Q, R और S यहाँ 4 रेजिस्टेंसेस हैं। मान लेते हैं यहाँ से करंट को आपने स्टार्ट किया है I, यहाँ पर करंट पहुंच गया है I, तो ऊपर की तरफ हमने करंट भेजा कितना? I1। यहाँ करंट गया I1, तो यहाँ से कितना करंट गया है? I माइनस आपका I1। तो इधर I1 है तो इधर I माइनस I1 है।
यहां तक जो करंट पहुंचेगा वो I1 ही पहुंचने वाला है। तो इधर कितना करंट जाने वाला है, गैल्वेनोमीटर में करंट पहुंचा देते हैं आपका IG, और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट IG गया तो फिर बचा हुआ करंट देखो, इधर I1 आया, इधर IG गया, तो बचा हुआ कितना जाएगा, I1 माइनस IG। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, I1 I माइनस I1, I1 यहाँ था, IG इधर, I1 माइनस IG, यहाँ से ये आ गया IG, और इधर से IG आया, इधर से I माइनस I1 आया, मिलके कितना हो गया, I माइनस I1 प्लस का IG। इनकमिंग करंट इक्वल टू आपका आउटगोइंग करंट। अब यहाँ जो करंट पहुंचने वाला है इस जंक्शन पे, वो एक तो इधर I1 माइनस IG, और एक इधर कितना पहुंचेगा, I माइनस I1 प्लस IG। अब आप चेक कर लो, ऐड कर लो, देखो एक प्लस का I1, एक माइनस का I1, एक माइनस का IG, एक प्लस का IG, सब कुछ कट जाएगा, और करंट निकल के यहाँ से कितना आने वाला है, I करंट। तो जैसा भी करंट यहाँ स्टार्ट हुआ कुछ वैसा ही करंट यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो करंट आपके पास में आई। तो देखो जहां से जैसा करंट सेल से निकला घूम फिर के वापस वैसा ही करंट यहाँ आ जाना चाहिए, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, A और B और C और यहाँ पर D। तो यहाँ आपके पास में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, वो भी बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन। अभी यहाँ पर व्हीटस्टोन एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ 4 रेजिस्टेंस है, जिसमें एक का अगर पता हो तो बाकी 3 का कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं, और वो भी क्विकली और एक्यूरेटली। यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, एक लूप सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके अंदर KVL अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक लूप आपने सेलेक्ट किया, लूप लिया ABC, देखिए ABC और A, तो एक लूप हमने सेलेक्ट करा ABCA। इस ABCA लूप के अंदर आप यहां पर KVL लगा दें। जब आप A से B की तरफ गए तो करंट के साथ जाएंगे तो I1 इंटू P, तो करंट के साथ क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर बात कर चुके हैं, करंट के साथ अगर जब आप चलें तो नेगेटिव लेना है, माइनस का I1 और ये लिख दिया P। फिर देखो करंट के साथ नीचे आ रहे हैं तो IGG, तो माइनस का क्या लिखा, IG इंटू कैपिटल G, और फिर करंट के यहाँ पर अपोजिट में आ रहे हैं तो प्लस, तो करंट के साथ माइनस और करंट के अपोजिट में प्लस, प्लस में क्या लिखना है, I माइनस I1 इंटू आपके पास में कितना R इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने KVL अप्लाई करा, और वैसा ही आपको उस वाले लूप में यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो दूसरा लूप अप्लाई करते हैं, कौन सा लूप लिया, एक और लूप लेते हैं, B D C और B, तो फिर अप्लाई करें KVL। तो करंट के साथ चलते हैं, देखो B से D गए करंट के साथ में, तो ये लिखते हैं I1 माइनस IG इंटू आपका Q। फिर करंट के साथ चेक करो, करंट आ रहा है, इसमें करंट के साथ चले, इसमें देखो करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हम जा रहे हैं D से C, तो आप करंट के साथ या करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो करंट के आप आ रहे हैं D से C, करंट जा रहा है ऊपर, करंट के अपोजिट, तो प्लस लगा लेते हैं। प्लस का लिख दिया है I माइनस I1 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है आपका S, और फिर उसके बाद में करंट आ रहा है नीचे और हम जा रहे हैं ऐसे करंट के ऊपर, तो प्लस का कितना लिखना है, IG कैपिटल G इक्वल टू आपके पास में कितना है 0। तो दोनों लूप्स के अंदर यहाँ पर आप KVL अप्लाई किए, पर आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बैलेंस व्हीटस्टोन, और ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है और क्वेश्चन वगैरह भी आगे लेंगे इसमें। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन है। बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन ये होती है कि गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट को आपको जीरो करना है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन के अंदर गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। तो वो व्हीटस्टोन बैलेंस होता है जहां बीच में से जाने वाले करंट को आप जीरो करेंगे। तो जहां पर भी IG था वहां जीरो कर देते हैं। तो मैं यहाँ कट कर देता हूँ, आप काटिएगा मत, समझने के लिए। जैसे IG था, I था वो काट दिया, वैसे देखो यहाँ I काट दिया, ये IG काट दिया और ये वाला IG भी हट जाएगा। अब इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, माइनस का I1P और इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया माइनस का I माइनस I1 इंटू R। और वैसे ही कुछ यहाँ पर चेक कर लो I1Q, तो यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर I1, ये करंट के साथ था सॉरी, तो ये नेगेटिव आना चाहिए। देखो करंट के साथ आ रहा था, तो ये करंट के साथ है तो नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का I1Q और इक्वल टू में ये प्लस है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा I माइनस I1 इंटू आपके पास में S।
तो इनका रेशियो ले लेते हैं एक साथ। माइनस ये और ये माइनस कैंसिल हुआ, और I1 कैंसिल, I माइनस I1 भी यहाँ कैंसिल। P अपॉन क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, R अपॉन एस। तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कंडीशन है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब इनका जो रेशियो है अगर आपस में बराबर हो, P अपॉन क्यू R अपॉन एस, या फिर P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन एस, तो ऐसे केस में आपका व्हीटस्टोन जो है ये पूरी सर्किट में बैलेंस कंडीशन में होगा, और गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या मानी जाएगी, 0। मतलब अगर मैं ऐसे बोलता, मान लो ये होता 4 और ये होता 8 और ये होता 8 और ये होता यहाँ पर आपके पास में कितना 16, तो इनका रेशियो लेके देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। देखो 4/8 और 8/16 बराबर आ रहा है। चेक कर लेते हैं, 4/8 1/2 और 8/16 भी आपका 1/2, या 4/8 1/2 और 8/16 भी 1/2। और जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन हो तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट 0 होगा, और अगर गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होगा तो इसे हम हटा यहाँ पर सकते हैं, और अगर इसे हटा देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। तो ये वाले सीरीज हैं, ये वाले सीरीज हैं, और फिर ये पूरा सर्किट पैरेलल में, तो ये दोनों सीरीज, फिर सीरीज, और फिर इनका इक्विवेलेंट पैरेलल में यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं।